सो एक बार कोड रीडिंग से दिखा रहा हूँ क्या क्या आपने कवर कर चुके हैं, ठीक है। सो वे डन विद दीज 2 यूनिट्स, यूनिट 1 और यूनिट 2, ठीक है। इसमें CT6 का अपना पुराने वाले CT6 के हिसाब से 4 चैप्टर ओवर हो गए। पुराने वाले CT6 से ये 2 चैप्टर और आते हैं अपने टाइम सीरीज वाले, जो अपने अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जब CT4 ये जहाँ से लेकर बेटा ये यूनिट 5 उठा लो और ये मार्कोव से लेकर आपका आ जाओ ग्रेजुएशन तक, ये पुराना वाला सारा CT4 एज इट इज है। ये पुराना वाला CT4 बेटा 2 हिस्सों में बटा होता था। एक होता था उसका स्टोकेस्टिक पार्ट और एक होता था सर्वाइवल पार्ट, है दोनों में मॉडलिंग। ये स्टोकेस्टिक मॉडलिंग है और ये सर्वाइवल मॉडलिंग है। तो स्टोकेस्टिक जब अपने स्टार्ट करेंगे तो एक बार में सारा स्टार्ट करेंगे, यानी CT4 वाला सारा ये मार्कोव ये आ जाएगा और टाइम सीरीज भी हम उसी के साथ पूरा पढ़ेंगे। तो वो स्टोकेस्टिक पार्ट को अपना अलग कर रहे हैं। आज से अपने स्टार्ट करेंगे सर्वाइवल वाला पार्ट, ये पूरा, जिसमें मोर्टालिटी प्रोजेक्शन वाला एक नया टॉपिक भी आपका आ जाएगा। तो अपना आप जो पढ़ने वाले हैं अभी थोड़े दिन तक, वो सारा आपका सर्वाइवल वाला पार्ट ही चलेगा, ठीक है। इसमें जब मैं इनिशियली स्टार्ट करूंगा तो आपको CT5 केसेस ने पढ़ा हुआ है, उनको लगेगा कि हमने सारा कुछ पहले देखा हुआ है। मैक्सिमम पार्ट आज की क्लास का ऐसा उनको लगेगा, बट दी अप्रोच इज टोटली डिफरेंट। जैसा आप 5 में पढ़ते थे, जैसा हम यहाँ पढ़ेंगे, वहाँ पे हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम फाइनेंशियल चीज़ों को ज़्यादा देख रहे थे। यहाँ हम स्टैटिस्टिक्स को बार बार बीच में लेके आएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन से चीज़ों को समझेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाए, ठीक है। सो आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका हेडिंग डाल देना बेटा, सर्वाइवल मॉडल्स। सर्वाइवल मॉडल्स। मैं आपसे पूछूं क्या होता है सर्वाइवल मॉडल, क्या बोलोगे आप? सर्वाइवल वर्ड क्या होता है? खाली सर्वाइवल, जिंदा रहना। दिस इज द मोस्ट कॉमन आंसर हम देखते हैं, क्योंकि हम लोग जीने मरने के से ही सर्वाइवल को लेकर चलते हैं, बट इट्स नॉट ओनली एप्लीकेशन ऑफ सर्वाइवल मॉडल। ये अपने को समझना है, सर्वाइवल मॉडल का एप्लीकेशन बहुत ह्यूज है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने एक नया फोन खरीदा, वो भी कितना लाइफ टाइम, कितना टाइम आपके साथ चलेगा, उसका भी सर्वाइवल पीरियड है। कंपनी ने आपको 1 साल का वारंटी ऑफर करा, ये गारंटी ऑफर करी, किस बेसिस पे कर दोगे? ऐसे बोल दिया बस 1 साल उठा के? ये कुछ नहीं, कुछ तो बोलना ही था, तो हमने बोला चलो 1 ही साल बोल देते हैं। कुछ कोई 5 साल की वारंटी बोल देता है, तो कैसे भाई वो 1 साल, 5 साल, 2 साल, वो फिगर कैसे आता होगा? सर्वाइवल एनालिसिस करी जाती है, वो देखते हैं वाकई उनका प्रोडक्ट कितना ड्यूरेबल है। तो सर्वाइवल मॉडलिंग का एप्लीकेशन सिर्फ आदमी के जिंदा और मरने रहने तक का डेफिनेटली नहीं है। आप कोई नई जॉब ज्वाइन कर रहे हो आज, वो लोग भी सर्वाइवल एनालिसिस करवा सकते हैं, ये देखने के लिए आप कितना पीरियड इस जॉब में टिकने वाले हो, उसके लिए भी सर्वाइवल एनालिसिस करी जा सकती है। तो जो आप पढ़ोगे, हाँ मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम जिंदा रहने की ही बात कर रहे होंगे, बट जो मॉडल्स आप बनाओगे उनका एप्लीकेशन सिर्फ उतना नहीं है कि कौन कब मर रहा है, कौन कैसे देखना, उसको देखना इज नॉट दी ओनली एप्लीकेशन। सर्वाइवल मॉडल का एप्लीकेशन इज वेरी ह्यूज, और अपने नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में देखोगे भी आप, शायद हम ह्यूमन लाइफ टाइम को छोड़ के बाकी सब चीज़ों के लिए मॉडल बना रहे होंगे। क्लियर है क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो जितना थ्योरी अभी डेवलप करोगे उसको देख के ऐसे लगेगा सिर्फ हम ह्यूमन लाइफ टाइम को ही मॉडल करने जा रहे हैं, बट दैट इज नॉट दी ओनली एप्लीकेशन ऑफ सर्वाइवल मॉडलिंग, और बहुत ह्यूज टॉपिक है इसलिए। हाँ, जिन्होंने 5 पढ़ा हुआ है उन्होंने लाइफ टेबल नाम की चीज़ देखी हुई होगी। जिन्होंने नहीं देखा बेटा डोंट वरी, जब मैं आऊँगा पढ़ाऊँगा तो समझा दूंगा सारा कुछ। लाइफ टेबल नाम की चीज़ आपने देखी हुई है, वो लाइफ टेबल कैसे बनती है, दैट इज पार्ट ऑफ सर्वाइवल मॉडलिंग। तो जब सर्वाइवल मॉडल्स खत्म होगा तो एंड टास्क विल बी लाइफ टेबल, कि लाइफ टेबल बनाना सीखना है अपने को, अल्टीमेटली वो कैसे बनता होगा, दैट विल बी योर एंड रिजल्ट। एक लाइन अपनी कॉपी में लिख लो बेटा, अलग से कहीं पे हाईलाइट करके बोल्ड में कॉपी के स्टार्टिंग में लिखो, ज्यादा बढ़िया है कि ऑल मॉडल्स आर रॉन्ग। हाँ यही बोला, ऑल मॉडल्स आर रॉन्ग, ऑल मॉडल्स आर रॉन्ग, सम मॉडल्स आर यूजफुल। ऑल मॉडल्स आर रॉन्ग, सम मॉडल्स आर यूजफुल। दिस इज अ वेरी फेमस बुक का नाम जो मैंने अभी आपको लिखवाया। जल्दी जल्दी बैठो बेटा, पहुंचो। दिस इज अ वेरी फेमस बुक, बॉक्स जेंकिंस की बुक है। वो मेथड भी आप पढ़ोगे जब टाइम सीरीज में आपको पढ़ाऊंगा। बुक का नाम है एक्चुअली है, और बहुत ही ऐप्ट नाम है। जब भी आप मॉडलिंग पढ़ने जाओगे ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जो भी मॉडल आप बना रहे हो वो कभी भी करेक्ट मॉडल नहीं हो सकता, उसमें डेफिनेटली गलतियां होंगी। तो इसका मतलब ये नहीं जो मर्जी आया मन में कर दिया और उसको नाम दे दिया ये मॉडल है, गलत तो नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यूजफुलनेस इज योर प्राइम कंसर्न, कि वो मॉडल मैं रियल लाइफ में यूज कर पा रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत इनएक्यूरेसी है, गलती है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। क्लियर है? 100% करेक्ट मॉडल बनाऊंगा एक नेक्स्ट चैप्टर में, और हम उसको खुद देखेंगे, हटा देंगे, नहीं काम मिलेंगे, हम बोलेंगे 100% करेक्ट है, इसको यूज नहीं करना।
क्यों नहीं करना? क्योंकि वो यूजफुल नहीं है, उससे जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं वो काम के नहीं रहते। तो अपने किसको प्रेफर करेंगे? ऐसा नहीं गलत मॉडल को प्रेफर करना है, हम उस मॉडल को प्रेफर करेंगे जो मॉडल हमारा काम निकाल दे। क्लियर सी बात है, ठीक है। तो हर मॉडल को बनाने के पीछे एक इंटेंट होगा, एक एंड रिजल्ट होगा, जो मैं चाहता हूं वो जब तक आ रहा है, और चाहे वो किसी गलत मेथड से ही क्यों नहीं आ रहा, हम उसको क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? चलो, सो सर्वाइवल एनालिसिस में बेटा सबसे पहला काम इज टू मॉडल अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल T। ये हम सब जानते हैं कि सर्वाइवल टाइम इज नॉट अ फिक्स्ड थिंग। कोई बता सकता है कोई कितना टाइम जिंदा रहेगा? आज आपने नया फोन खरीदा, कितने दिन चलेगा? बता सकते हो क्या? नया लैपटॉप लिया, कितने दिन चलेगा? कुछ नहीं बता सकते। उनका सबका लाइफ टाइम इज अ रैंडम वेरिएबल, ये क्लियर बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और उस रैंडम वेरिएबल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? कैपिटल T से। लिखना वर्ड्स में, कैपिटल T बताता है कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम, कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम ऑफ अ न्यूबॉर्न, कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम ऑफ अ न्यूबॉर्न। अभी जितना भी मैंने क्या बोला, जितना भी कुछ मैं लिखवा रहा हूँ, डिक्टेट कराऊंगा, सब कुछ ह्यूमन लाइफ टाइम के हिसाब से है। अगर ये किसी अप्लायंस के हिसाब से होता तो हम क्या बोलते हैं? कोई न्यू अप्लायंस मैंने आज लिया, उसका कंप्लीट लाइफ टाइम को हम क्या बोल रहे हैं? कैपिटल T बोल रहे हैं। क्या लगता है, रैंडम वेरिएबल विल बी डिस्क्रीट क्वांटिटी और अ कंटीन्यूअस क्वांटिटी? कंटीन्यूअस। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हम साल के बिगिनिंग में न्यू ईयर हमने सेलिब्रेट करा है आज, तो अगले न्यू ईयर पे ही मरने का मौका मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता तो हम बोल सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल कैसा था? डिस्क्रीट था। मरने के लिए सारे दिन एक समान, हम कभी भी कोई भी आदमी मर सकता है। और इसलिए रैंडम वेरिएबल कैसा बोल रहे हो बेटा? अपना कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस है तो किस में डिफाइंड होगा? इंटरवल में। इंटरवल की रेंज लिखना प्लीज ध्यान से, 0 से ओमेगा, 0 से ओमेगा। बेटा ओमेगा को अपने बोलते हैं लिमिटिंग एज। क्या बोल रहे हैं ओमेगा को? लिमिटिंग एज। जिन्होंने 5 पढ़ा वो शायद जानते होंगे क्या होता है लिमिटिंग एज। बोलो, किस किसने 5 पढ़ा? हाथ ऊपर कर लो पहले तो अपने में उठाना बेटा, ईमानदारी से उठाना। 5 पढ़ा हुआ, ठीक है? हाँ बस सब ठीक है। क्या होता है मैक्सिमम एज? मतलब मैक्सिमम एज से क्या मतलब? भाई आज की डेट में मेरी मैक्सिमम एज है जहाँ पे मैं जिंदा खड़ा हूँ, इससे ज़्यादा जिंदा मैं अभी होऊंगा आगे, तो हर टाइम पे मैक्सिमम एज मेरी बढ़ती जा रही है। ऐसा थोड़ा बोल सकते हो आप। आपकी मैक्सिमम एज क्या है जो अभी आप देख रहे हो अपने आप को? एक्सपीरियंस क्या है वो? तो फिर 124 ही क्यों नहीं लिख दिया उठा के? क्यों परेशान हो रहे हो ओमेगा ओमेगा लिख के? क्या नहीं, जापान में 130 तक कोई जिंदा नहीं रहा। ध्यान सोचो बेटा, और सोचो। हमारे मॉडल के हिसाब से हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये एक ऐसी एज है जिसके आगे कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। ये अज्यूम कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कर दोगे आप जाके कि आपने अपना एक मॉडल बनाया जिसमें आपके हिसाब से आप सोच के चल रहे थे कि मैक्सिमम कोई आदमी कितना जिंदा रहेगा? 100 साल। और आपको कहीं से खबर मिली कि हाँ एक आदमी आज अपना 100वां बर्थडे मना रहा है और ठीक ठाक जिंदा भी दिख रहा है, तो आप जाके ठाए ठाए करके बोलो उड़ाओ, ऐसा मॉडल खराब हो जाएगा मेरा, मर जाएगा वरना अल्टीमेटली। ऐसा तो अपने नहीं कर सकते। तो ऐसा बोलना कि 100 के आगे कोई जिंदा ही नहीं रह सकता है, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं बोलेंगे अपने। हमारे मॉडल के हिसाब से दिस इज द मैक्सिमम एज जहां तक कोई आदमी जिंदा रह सकता है, एंड दिस विल कीप ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन योर मॉडल टू मॉडल। बेटा यस, अगर इंडिया के लिए कोई लाइफ टेबल बनाई जाती है वहां पर ओमेगा को 100 ही रखा जाता है। हमारे यहाँ पे 100 से ज्यादा हम बहुत कम आदमियों को क्या देखते हैं? जिंदा देखते हैं। सो वन ऑफ द सेफेस्ट असम्पशन की 100 अपने लेके चल सकते हैं, जो कि धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। दिल्ली में रहते तो थोड़े टाइम में ये और कम हो जाएगी, वो एक अलग बात है। यूके की कोई भी टेबल बनती है, यूएस की कोई भी टेबल बनती है, वो लोग लिमिटिंग एज किसको लेके चलते हैं? 120 को। यस, जापान में 125 130 तक का देखा जाता है टेबल को, क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर यही मॉडल मैं किसी ह्यूमन लाइफ टाइम के लिए ना बना के किसी अप्लायंस या किसी गाड़ी के लिए बना रहा हूँ सपोज, तो तब भी 120 ले लेंगे क्या उठा के? तो ओमेगा किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए सर्वाइवल मॉडलिंग करने जा रहे हो। अगर ये कोई गाड़ी होगी तो शायद मैं ओमेगा को 15 साल लेके चलूं, कि भाई मुझे पता 15 साल से ज्यादा अलाउड ही नहीं है कोई गाड़ी चलाना, तो हम मान के चलेंगे कि मैक्सिमम लाइफ टाइम क्या हो सकता है उसका? 15 हो सकता है। तो अपने को रिजिड नहीं होना कि ये वो मैक्सिमम लाइफ टाइम है किसका, जहां तक हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आदमी को जिंदा देखा है। काश ऐसा होता तो अपने फोन भी 100 साल चल रहे होते। क्लियर है? तो अब डिपेंड किसके ऊपर करता है? आप किस लिए मॉडल बना रहे हो, आप किसकी सर्वाइवल एनालिसिस करना चाहते हो, ओमेगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? चलो, तो हम ये लिख रहे हैं कि वी विल ऑलवेज अज्यूम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन ओमेगा इज 0।
कि मेरे मॉडल के हिसाब से किसी का लाइफ टाइम ओमेगा से ज्यादा होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी हम क्या मान के चल रहे हैं बेटा, 0 मान के चल रहे हैं। क्लियर है, ये मैं मान के चल रहा हूं। क्या ऐसा होगा? जरूरी नहीं है। कोई ओमेगा के अंदर रह सकता है, ये से रह सकता है, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं कि ऑल मॉडल्स आर रॉन्ग। ऐसा नहीं कि मॉडल करेक्ट करने के लिए आप मर्डर बन जाओ और जाओ बोलो खत्म करो, इससे आगे कोई जिंदा नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर। नेक्स्ट रीडिंग डालना। इस रैंडम वेरिएबल का CDF पढ़ रहे हैं अपने। CDF क्या होता था? जो अपने को क्या बताया बेटा, प्रोबेबिलिटी कहां, किसी पॉइंट पर नहीं, प्रोबेबिलिटी अप टू सम पॉइंट, इसको आप CDF बोलते थे। स्टैटिस्टिकल नोटेशन में आप ऐसे ही CDF लिखते आ रहे हो। एक्चुअल नोटेशन में बस इसी चीज को अपने लिख रहे हैं बेटा TQ0। ये T ना तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना ही 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों कहां लिखे गए हैं बेटा, सबस्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, जिसमें ये वाला सबस्क्रिप्ट आपकी एज रिप्रेजेंट करता है और ये वाला सबस्क्रिप्ट आपकी ड्यूरेशन रिप्रेजेंट करता है। वर्ड्स में ऐसा बोलेंगे कि अगर लाइफ एक टाइमलाइन बना के आपको मैं दिखाऊं, एक आदमी जो 0 की एज पर जिंदा है वो T एज पर मुझे क्या दिखाई दे, मरा हुआ दिखाई दे। कब मरेगा ये नहीं बता पा रहे आप क्या बोल रहे हो, T पे मरा हुआ दिखना चाहिए, तो कब मरा एक्चुअली? आप बोलोगे सर इस बीच में कभी भी उसकी डेथ हो जाएगी, हम उस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। वर्ड्स में क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट अ, क्या बोलते थे, प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यू बॉर्न विल डाई बिफोर T years, बिफोर T years, कि T से पहले पहले वो मर जाना चाहिए। यूजुअली स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं हम CDF और PDF को ज्यादा डील करते थे, क्योंकि अपने अभी सर्वाइवल मॉडलिंग पढ़ रहे हैं। सो एक फंक्शन और है जो बहुत काम का है और उसको बोलते हैं बेटा अपना सर्वाइवल फंक्शन ऑफ T। बाकी जगह आप सर्वाइवल फंक्शन को इतना डील नहीं करते हो स्टार्ट्स में, लेकिन सर्वाइवल मॉडलिंग करते वक्त दिस इज वेरी काम का फंक्शन, और इसको अपने बेटा कैपिटल ST से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल भाषा में दिस इज अपोजिट ऑफ CDF, दिस इज अपोजिट ऑफ CDF। वो क्या बोल रहा था कि अगर कोई न्यू बॉर्न है तो T से पहले पहले मर जाना चाहिए, ये क्या बोल रहा है, अगर अपोजिट है तो अगर उसके अकॉर्डिंग T पे मरा हुआ दिखाई दे रहा था आदमी, तो इसके अकॉर्डिंग T पे क्या दिखाई देना चाहिए, जिंदा दिखाई देना चाहिए। स्टैटिस्टिकल नोटेशन तो ये दोनों थी। एक्चुअल नोटेशन में इसी को आप बेटा TP 0 से रिप्रेजेंट करोगे, एंड टाइमलाइन पे जाओगे तो क्या बोलोगे, एक न्यू बॉर्न है वो T एज पर भी मुझे क्या दिखाई देना चाहिए बेटा, जिंदा दिखाई देना चाहिए, क्योंकि ये अगेन ये वाली चीज एज रिप्रेजेंट कर रही है और ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी ड्यूरेशन। फर्क इतना है, इस ड्यूरेशन में मरना पड़ेगा और वहां पे वो ड्यूरेशन कम से कम उसे सर्वाइव करनी पड़ेगी। ड्यूरेशन दोनों जगह क्या है, सेम। तो इस प्रोबेबिलिटी को वर्ड्स में क्या बोलोगे आप, probability that a newborn will survive, बोलो क्या लिखूं, for at least, yes, for at least T years। आप T years नहीं बोल सकते ना, at least T years, T के आगे भी वो जिंदा रह सकता है, लेकिन T पे कम से कम वो क्या मिलना चाहिए, मुझे जिंदा मिलना चाहिए, उसके आगे भी जिंदा रह सकता है। यही प्रोबेबिलिटी का वर्ड्स में मीनिंग भी है कि T के बाद जाके कभी मरेगा। क्लियर है? आपके हिसाब से ये दो इवेंट्स जो आपने लिखे, ये कैसे इवेंट्स हैं, F और S, क्या बोलोगे, क्या दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, क्योंकि इन दो के अलावा तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा। अगर कोई न्यू बॉर्न है तो T टाइम पर दो ही चीजें हो सकती हैं उसके साथ, या तो वो जिंदा दिखाई देगा या मरा, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होते हैं बेटा, तो उनका सम डेफिनेटली क्या आना चाहिए निकल के, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या आना चाहिए, डेफिनेटली 1 आना चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत कैसी भी? अब मैं कहता हूं कि इंश्योरेंस कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से दिस T रैंडम वेरिएबल इज नॉट अ यूजफुल रैंडम वेरिएबल, किसी काम का नहीं है। ये T रैंडम वेरिएबल जो आप लिख रहे हो सारा कुछ इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम का नहीं है, जबकि किसी गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से बहुत काम की चीज है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्या चीज, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। देखो आपको समझना, T किसके लिए मॉडल कर रहा है, किसी न्यू बॉर्न के लाइफ टाइम को मॉडल कर रहा है, और मैं बोल रहा हूँ वो किसी काम का नहीं है। यानी हम लिटरली न्यू बॉर्न के लाइफ टाइम में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए काम का रैंडम वेरिएबल नहीं होगा।
हम क्यों न्यूबॉर्न में इंटरेस्टेड नहीं है अगर इंश्योरेंस कंपनी है? क्योंकि वो मेरा कस्टमर नहीं है, वो न्यूबॉर्न को हम पॉलिसी नहीं बेचने वाले, उसके लिए मैं क्यों मॉडलिंग करके अपना टाइम खराब करूंगा? मैं पॉलिसी किन को बेचूंगा? जो लोग मिडिल एजेस में आ गए होंगे, या फिर ऐसा बोलते चलो 22-23 साल से आदमी कमाना स्टार्ट करता है, उसके बाद ही वो पॉलिसी खरीदेगा आके, तो वहां से मेरे काम का एज स्टार्ट होता है। तो मैं न्यूबॉर्न को क्यों मॉडल करूं? ऑब्वियसली मुझे मेरी कॉस्ट इन्वॉल्व है, मैं कंपनी चला रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट सब कुछ तो मेरा उसी पे रखा हुआ है, मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों लगाऊंगा? लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से मैं करूँ बहुत काम का है। क्यों? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हर गवर्नमेंट अपनी उपलब्धियों में दिखाती है कि अगर वो कम हो गया है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पहले इतना था और अब इतना हो गया है। क्यों? हम ये दिखाते हैं कि हमने मेडिकल फैसिलिटीज को इतना सुधारा है कि अब न्यूबॉर्न्स की डेथ क्या हो रही है? बहुत कम हो रही है। तो उनको तो न्यूबॉर्न्स को मॉडल करना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो गवर्नमेंट के हिसाब से काम का है, यस, बट किसी इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से काम का है, नो। अब क्योंकि ऑब्वियसली हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? जॉब के लिए। बोलो, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? जॉब के लिए। जो कहाँ करेंगे जाके? इंश्योरेंस कंपनी में। तो इसीलिए हम टी को मॉडल नहीं कर रहे हैं बेटा, हम मॉडल कर रहे हैं एक और नया रैंडम वेरिएबल। प्लीज डिफाइन करना टी एक्स। हम जिस रैंडम वेरिएबल को यूज करेंगे मॉडल करने के लिए, दैट इज टी एक्स। क्या होता था टी एक्स? सब कुछ सेम है, लिख लो, दिस इज कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम। टी एक्स को क्या बोल रहे हो? कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम ऑफ अ पर्सन एज्ड एक्स। कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम ऑफ अ पर्सन एज्ड एक्स। वो एक्स एज कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूबॉर्न नहीं है, डेफिनेटली वो न्यूबॉर्न नहीं है। टी एक्स के बारे में क्या ख्याल? रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूअस होगा? वो भी कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस होगा तो उसकी रेंज क्या होगी? आपने टी की रेंज क्या लिखी थी? याद दिला दे रहा हूं बेटा आपको, 0 से लेकर ओमेगा। तो आपके हिसाब से टी एक्स की रेंज क्या होनी चाहिए? बोलो। कॉमन आंसर इज एक्स से ओमेगा। गलत। टी एक्स आपकी एज नहीं रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, आपको समझना है। टी हो चाहे टी एक्स हो, दोनों ड्यूरेशन रिप्रेजेंट करें। वो एक अलग बात है कि टी के केस में एज और ड्यूरेशन सेम मीनिंग हो जाता है, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट इज 0। लेकिन टी एक्स के लिए एज और ड्यूरेशन दो अलग अलग वर्ड्स हो गए। सुनना कैसे, क्या बोलना चाह रहा हूं। सपोज आपने लिमिटिंग एज 120 को रखा, यानी आपने क्या बोला? कोई न्यूबॉर्न है तो वो 120 साल जिंदा रह सकता है, या 120 साल की एज तक जिंदा रह सकता है। उसके लिए दोनों स्टेटमेंट एक ही है। मैं बोल रहा हूं कि मेरे को मॉडल करना है T40, मतलब वो आदमी ऑलरेडी 40 साल का है, किस एज तक जिंदा रह सकता है? वो 120 ही बोलूंगा अभी भी, लेकिन ये एज नहीं बता रहा T40। ये क्या बता रहा है बेटा? मेरे को ड्यूरेशन बता रहा है, कितने साल और जिंदा रह सकता है। आपने लाइफ टाइम वर्ड लिखा, एज नहीं लिखा है। कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम, तो क्या लिखो? बोलो। 0 से कहां तक? ओमेगा माइनस एक्स। तो टी एक्स की रेंज होगी वो क्या होगी? 0 से ओमेगा माइनस एक्स। एंड इधर भी वी विल अज्यूम की प्रोबेबिलिटी कि रैंडम वेरिएबल टी एक्स की वैल्यू ओमेगा माइनस एक्स से ज्यादा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी इज 0। तो यहां रैंडम वेरिएबल एक्स नहीं था बेटा, सुनना। एक्स को रैंडम वेरिएबल नहीं माना, एज पता है वो आदमी कितने साल का, क्या नहीं पता है? कितने साल जिंदा रहेगा। ड्यूरेशन इज अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या आपके लिए? टी एक्स आपका रैंडम वेरिएबल है, एक्स इसमें रैंडम वेरिएबल नहीं है। चलो, तो सिमिलरली मैं इसका भी सीडीएफ निकाल सकता हूं क्या? बस उसको हम नोटेशन देंगे बेटा एफ एक्स टी से, बोलेंगे वर्ड्स में वही कि टी एक्स की वैल्यू टी से कम हो, और नोटेशन में चेंज क्या आना चाहिए बेटा आपके हिसाब से? टी वही का वही है, टी अभी भी ड्यूरेशन ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अब स्टार्टिंग एज क्या हो गई आदमी की? वो न्यूबॉर्न नहीं रहा, स्टार्टिंग एज क्या हो गई आपकी? एक्स। अपने क्या बोलेंगे? टी क्यू एक्स। और टाइमलाइन पे अब जाएंगे तो क्या बनाएंगे? वर्ड्स में क्या बोलेंगे? बोलो बेटा, क्या लिखें इसे? कि एक पर्सन जिसकी आज एज कितनी है बेटा? एक्स, और आज वो ऑब्वियसली जिंदा है। व्हाट आर द चांसेस कि वो मुझे टी टाइम के बाद, टी टाइम बोल रहा हूं, टी एज नहीं बोल रहा हूं, टी टाइम के बाद एज क्या दिखाई देगी? एक्स प्लस टी। टी टाइम के बाद जब एज एक्स प्लस टी पे पहुंचेगा तो डेड मिलना चाहिए। तो मरेगा कब? इस पूरे पीरियड में कभी भी उसकी डेथ हो जाएगी। हम इस बात की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? एक्स एज के आदमी की नेक्स्ट टी ड्यूरेशन के अंदर अंदर उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इस बात की आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो। और वर्ड्स में क्या बोलोगे? अब यहां से दो चीजें आप यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। हम क्या बोल रहे हैं? पर्सन एज एक्स विल डाई बिफोर। अगर आप एज के रेफरेंस में बोलना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे? बिफोर एज। और आप ड्यूरेशन की टर्म में बोलना चाहते हो तो बिफोर नेक्स्ट टी ईयर्स।
वो चॉइस आपकी है। एंड सिमिलरली हम इसका सर्वाइवल फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं बेटा, जिसको आप एस एक्स टी या प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एक्स ग्रेटर देन टी या फिर टी पी एक्स से रिप्रेजेंट करोगे। और टाइमलाइन पे क्या बोलोगे, एक आदमी जिसकी आज एज क्या है बेटा एक्स, वो किस एज पर मुझे जिंदा दिखाई दे, या एज बोलूंगा तो एक्स प्लस टी, ड्यूरेशन बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, कम से कम नेक्स्ट टी ईयर्स तो वो जिंदा रहेगा। चलता है। और ये दोनों इवेंट्स भी कैसे हैं बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इन दोनों फंक्शंस का सम भी हमेशा क्या निकल के आएगा, आपका 1 निकल के आएगा। सो टी क्या बता रहा है, टी एज बता रहा है नहीं, टी क्या बता रहा है, ड्यूरेशन। वो ड्यूरेशन जिसके अंदर अंदर या तो आदमी को मरना होगा या वो पीरियड क्या करना होगा, सरवाइव करना होगा। अगर उसके अंदर अंदर मरना होगा तो वो CDF रिप्रेजेंट करेगा या फिर TQX को रिप्रेजेंट करेगा। अगर उस तक जिंदा जाना होगा तो वो सर्वाइवल फंक्शन बोला जाएगा या फिर क्या बोला जाएगा, उसे आप TPX बोलोगे। यहां तक कोई भी दिक्कत है? क्या हुआ बेटा, क्या डाउट आ गया, क्या हुआ, कुछ नहीं। नेक्स्ट हेडिंग डालना, कंसिस्टेंसी कंडीशन। कंसिस्टेंसी कंडीशन क्या लगता है, क्या होता है कंसिस्टेंसी कंडीशन? फिर से हाथ ऊपर करना, इन्होंने 5 पढ़ा हुआ था। आज तुम एकदम टारगेट पे हो सारे लोग, क्योंकि आज जो भी पढ़ा रहा हूँ सब तुमने पढ़ा हुआ है पहले, तो उम्मीद है क्या? सर्वाइवल प्रोबेबिलिटीज को, इन शॉर्ट सर्वाइवल प्रोबेबिलिटीज को फैक्टराइज करा जा सकता है। इन शॉर्ट में हम क्या बोलें कि आप सर्वाइवल प्रोबेबिलिटीज को क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो। एक बात लिख लो पहले अपने लिए, सर्वाइवल मॉडल, सॉरी कंसिस्टेंसी कंडीशन इज अ मस्ट, कैपिटल में लिख लेना, बोल्ड में लिख लेना बेटा, अंडरलाइन कर लेना, जो मर्जी बोलो। कंसिस्टेंसी कंडीशन इज अ मस्ट फॉर एवरी सर्वाइवल मॉडल। Consistency condition is a must for every survival model. Full stop. If a model fails to satisfy the consistency condition, if a model fails to satisfy the consistency condition, comma, that model can never be a survival model. If a model fails to satisfy the consistency condition, that model can never be a survival model. अगर एग्जाम में चेक करने को आ जाए एक मॉडल दिया है और चेक करके बताओ क्या ये सर्वाइवल मॉडल लग रहा है आपको, तो पहली चीज जो आप जाके चेक करोगे वो कंसिस्टेंसी कंडीशन होगी। अगर वही फेल हो गई तो कोई कारण नहीं है कि उस मॉडल को मैं क्या बोलूं जाके कि वो कोई सर्वाइवल मॉडल है। सो देयर बेटा 3 वेज जिसमें आप कंसिस्टेंसी कंडीशन को लिख सकते हो। मीनिंग एक ही रहेगा आपके लिए कि वी कैन फैक्टराइज दी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटीज, लेकिन उसको लिखने के 3 तरीके हैं और तीनों तरीके एग्जाम में टाइम टू टाइम पूछे जाते हैं। प्लीज ध्यान से सुनना, जो पहले आप आंसर देते बेटा उसी से चलता हूं कि अगर मेरे पास कोई न्यूबॉर्न है और वो x + t की एज पे मुझे जिंदा दिखाई दे, इस बात की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, एक तो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी निकालनी तो p यूज करना चाहिए मुझे। किस एज का आदमी है अभी वो 0, और ड्यूरेशन कितनी है जो उसे सर्वाइव करनी है, x + t। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वही उसकी एज भी है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, न्यूबॉर्न की। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो आदमी आज न्यूबॉर्न है वो पहले t ईयर सर्वाइव कर ले, और फिर जब उसकी एज कितनी हो जाए बेटा t, तो इसको सुनना यही था, रट्टा मारो है ना आप लोगों ने। फिर जब उसकी एज कितनी, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बेटा, x ही क्यों लिखूँ मैं t पे बांट रहा हूँ, आप x से बांटते थे। फिर जब उसकी एज कितनी हो जाए t, तो बचा हुआ कितना ड्यूरेशन और सर्वाइव कर ले बेटा, वो आदत है वैसे TPX लिखने की, वो छोड़नी है। क्या हमें 2 ही फैक्टर बना सकते हैं,
हम कितने भी फैक्टर्स बना सकते हैं इस पीरियड के अंदर अंदर। तो ऐसा बोलते हैं आदमी किश्तों में जिंदा रह सकता है, पर आप किश्तों में मर कभी नहीं सकते कि आधा आज मर लेते हैं और आधा कल मर लेंगे चल के, ऐसा कभी नहीं होता। आप किश्तों में सिर्फ जिंदा रह सकते हो, वो तो हम रह ही रहे हैं, हर रोज एक एक दिन करके जिंदा रह सकते हैं, लेकिन मर कभी नहीं सकते अपने ऐसे। क्लियर है? जिनको थोड़ा सा दिक्कत होगी बेटा तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, बिल्कुल एक ही बात है दोनों में कोई फर्क नहीं है। सॉरी 0px कि मैंने t पे बांटा है, अगर आप बीच में क्या रखते x रखते तो आप क्या लिखते कि 0 एज का आदमी पहले कितनी ड्यूरेशन सर्वाइव कर ले बेटा x, और फिर जब उसकी एज कितनी हो जाए x, तब बचा हुआ वो t ड्यूरेशन भी क्या कर ले, सर्वाइव कर ले। और इसी बात को अगर आप स्टैटिस्टिकल नोटेशन में लिखोगे तो आप बोलोगे sx प्लस टी इज इक्वल टू sx इंटू sxt। चलता है बेटा? लग तो मुझे भी रहा है ऑन है। इधर आ जाओ अगर दिक्कत हो रही है, फैन ऑन कर लो ना ऊपर से, वहां से। क्लियर बेटा क्या बोलना चाह रहे हैं? तो आप सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हो, वी कैन फैक्टराइज दी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटीज, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंसिस्टेंसी कंडीशन। एक वैसे ही आउट ऑफ कंसिस्टेंसी कंडीशन एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी को बांटने में कभी कोई दिक्कत नहीं, सिंपली बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने क्या बोला कि अगर इसका ये पूरा पीरियड जिंदा रहना है तो पहले इस पीरियड को सर्वाइव करना पड़ेगा एंड फिर इस पीरियड को सर्वाइव करना पड़ेगा। और क्योंकि एंड केस था इसीलिए हमने इन प्रोबेबिलिटीज को क्या करा है बेटा, मल्टीप्लाई करा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं मुझे ये पता लगाना है कि एक आदमी आज जिंदा है और वो x प्लस टी पे डेड मिलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, उल्टी प्रोबेबिलिटी चाहता हूं, तो नोटेशन वाइज पहले आप इसे क्या बोलोगे, x प्लस टी Q0 बोलोगे, क्योंकि मैं मरने की प्रोबेबिलिटी चाहता हूं। और अभी भी मैं सपोज बीच में इसमें x पे ही बांटता हूं, इसको कैसे डिवाइड करोगे? मुझे नहीं पता, पता होता तो बहुत ही आसान था। मैं नहीं बता रहा, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, 0 पे जिंदा है, x प्लस टी पे डेड चाहिए, और x कोई बीच की एज है, मुझे नहीं पता वहां जिंदा या मरा हुआ, कैसे डिवाइड करोगे? एक आंसर वो हो सकता है, एक तरीका ये है बेटा, आप इसको क्या करोगे, दो ड्यूरेशन में बांट लो। अगर आदमी यहां पे डेड चाहिए, अगर आदमी यहां पे डेड चाहिए तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो पहली ड्यूरेशन के अंदर अंदर चला गया होगा, या पहली में बच के और दूसरी में मरा होगा। अगर वो पहली ड्यूरेशन में चला गया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बेटा, ठीक है, कि अगर वो पहली ड्यूरेशन में मर जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है, और पहली में मर जाएगा तो दूसरे में मरा दिखाई देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि वो हमें दिखाई दे जाए। और अगर दिखाई दे गया, कितना ही प्यार क्यों ना हो, लेकिन हम भागेंगे बेटा उससे पीछे। अगर वो दिखाई दे भी गया इस पीरियड में, तो बुक्स में तो नहीं हो सकता ऐसे, बाकी इंडिया टीवी वगैरह आप देखो तो वहाँ हो जाता है ऐसा कि 5 मिनट के लिए मरा था, मैं गया ऊपर देख के आया, वहाँ पे ऐसा ऐसा दिख रहा था, फिर वो जिंदा हो गया वापस। किताबों में नहीं हो सकता ऐसा। या फिर क्या होगा, वो पहला एक्स ड्यूरेशन को सर्वाइव कर लेगा, और फिर जब उसकी एज कितनी हो जाएगी बेटा एक्स, तो बचे हुए टी पीरियड के अंदर अंदर वो मर जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट ड्यूरेशन के अंदर अंदर वो मर गया, और ये प्रोबेबिलिटी है कि वो सेकंड पीरियड के अंदर मरा। और फर्स्ट को ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, उसे सर्वाइव करना पड़ेगा अगर सेकंड में मरना है तो अगर बाई चांस कभी डेथ की प्रोबेबिलिटी डिवाइड करने की नौबत आ जाए, जो आएगी इस चैप्टर में आगे चल के, तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी बांटना तो बहुत आसान काम है, अगर मरने की प्रोबेबिलिटी डिवाइड करनी तो दिस इज हाउ वी विल डू इट। और अभी क्योंकि मैं 2 हिस्से बना रहा हूं टाइमलाइन के, इसलिए 2 टर्म्स आई हैं। अगर मैं यही 3 हिस्से बना दूं और एक टाइम पीरियड ऐड करूं, तो मुझे और केसेस को आगे जाके डील करना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत है? सेकंड वे लिखना कंसिस्टेंसी कंडीशन का। देयर आर 3 वे जिसमें कंसिस्टेंसी कंडीशन को लिखा जाता है बेटा। सेकंड वे लिखना, लिख लेना ऐसे वर्ड्स में, एक्सप्रेसिंग fx in terms of f, expressing fx in terms of f। मतलब मुझे किसी एक्स एज के आदमी के लिए CDF निकालना है, लेकिन किसकी टर्म्स में निकालना है, किसी न्यूबॉर्न की टर्म में निकालना है, ठीक है।
तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है बेटा एफ एक्स टी, तो क्या मैं उसे प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू टी बोल सकता हूँ? ये तो क्लियर है, CDF की नोटेशन है। टाइम लाइन पे इस प्रोबेबिलिटी को क्या बोलोगे? एक्स एज पर जो आदमी जिंदा है वो किस एज पर मरा हुआ मिलना चाहिए बेटा? एक्स प्लस टी पे मुझे डेड मिलना चाहिए, टी टाइम से पहले पहले उसकी डेथ हो जानी चाहिए। ये तो हमें जो निकालना है ये वो है, लेकिन हमें जो आंसर निकालना है वो किसकी टर्म्स में निकालना है बेटा? एफ। किसकी टर्म्स में निकालना? एफ। यानी यही स्टेटमेंट को मुझे एक्सप्रेस करना है किसी न्यू बॉर्न की टर्म में। कैसे एक्सप्रेस करूं बेटा? एक बात की गारंटी है, एक्स पे अगर जिंदा था तो जीरो पे डेफिनेटली जिंदा होगा। कैसे बोलोगे स्टेटमेंट को? अब मुझे सेम ही आदमी के लिए बात बोली, लेकिन किससे बोलनी है? अभी जीरो से बोलना स्टार्ट करनी है। तो आप ये बोले सर आप ये चाहते थे कि एक्स एज का आदमी एक्स प्लस टी पे डेड मिले, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि एक न्यू बॉर्न है जो एक्स प्लस टी से पहले पहले मर जाए? एक ही बात है, बस इतना लिखूं। अगर ऐसा लिखता हूं तो इसका मतलब वो इस पीरियड में भी मर सकता है कभी। इंश्योर कराना कि इस तक तो वो क्या पहुंचे, तो गिवन क्या है कि उसका लाइफ टाइम एक्स तक तो है, एक्स तक तो वो जिंदा गया। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर मैं खाली ये लिखता हूं बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ टी लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस टी, उसका मीनिंग क्या है? वो एक्स प्लस टी से पहले कभी भी मर सकता है, कभी भी नहीं मारना मेरे को मारना कब है? एक्स के बाद मारना है। तो एक्स तक तो उसे जिंदा पहुंचाना मेरी मजबूरी है, तो एक्स तक तो वो जिंदा जाएगा। क्लियर है? सिंपल सिनेरियो आ गया बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, जिसमें आप इसे ए बोला करते थे और इसको क्या बोला करते थे? बी। और आप प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी कैसे सॉल्व करते हो? देखो कहां तक पहुंच पा रहे हो। वे क्या बोलते थे आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बोलोगे। फिर क्या करते थे बेटा? आप कॉमन एरिया ढूंढते थे। कॉमन एरिया कहां से कहां तक मिलेगा? एक बोल रहा है कि एक्स से ज्यादा होना चाहिए, एक क्या बोल रहा है एक्स प्लस टी या उससे छोटा होना चाहिए। कॉमन एरिया क्या? दोनों में आता हूं, एक्स से लेकर एक्स प्लस टी, जिसमें एक्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए लेकिन एक्स प्लस टी इंक्लूड होना चाहिए। तो क्या इसे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टी लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस टी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी लेस देन इक्वल टू एक्स होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टी लेस देन इक्वल टू एक्स 1 माइनस करके ये लिख सकता हूं? ये चलता है। मुझे सारी प्रोबेबिलिटीज को लेस देन में लाना मजबूरी थी, बिकॉज मैंने क्या बोला? मुझे एक्सप्रेस करना है आंसर को, और किसकी टर्म में एक्सप्रेस करना है बेटा? कैपिटल एफ। कैपिटल एफ वाज CDF किसका? टी का। तो एक तो टी लाना था सारी प्रोबेबिलिटी में, और क्या इक्वेशन चाहिए थी? सारी लेस देन इक्वल टू के टर्म में मुझे सारी एक्सप्रेशंस को लेके आना था। क्या सारे मेरे टी के एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू में? तो क्या मैं बोलना चाहूं तो कैपिटल एफ एक्स टी को कैपिटल एफ एक्स प्लस टी माइनस कैपिटल एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ एक्स बोल सकता हूं। तो हमने क्या करा? एफ एक्स को एक्सप्रेस करा किसकी टर्म्स में बेटा? एफ की टर्म्स में। एफ एक्स को एक्सप्रेस करा किसकी टर्म्स में? एफ में। एक छोटा सा काम आप और कर देना, इसी के थ्रू आप एक बार एस एक्स टी निकालना और अपने आंसर को आप सिर्फ एस की टर्म्स में लेके आओगे। और कोशिश करो और देखो क्या आप वापस पहली कंडीशन पे पहुंच जा रहे हो। मुझे ये दिखाना है कि एक ही काम हो रहा है, अल्टीमेटली एक ही काम को करने के अलग अलग तरीके हैं बस। तो क्या बोलोगे? एस एक्स टी इज 1 माइनस एफ एक्स टी, या फिर 1 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ एक्स। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं? एस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एस एक्स। चलता है क्या भाई? इसको लिखना चाहूं तो एस एक्स लिख सकता हूं ना, 1 माइनस एफ एक्स को। तो अच्छा, ये रहा एफ एक्स और ये रहा एस एक्स, सम क्या बनेगा बेटा दोनों का? तो क्या इसे मैं 1 माइनस एफ एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाई एस एक्स बोल सकता हूँ? और फाइनली आपका आंसर क्या आ गया कि एस एक्स टी इज इक्वल टू एस ऑफ एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाई एस एक्स। और अगर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इसको बेटा अपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा?
कि s ऑफ x प्लस टी इज एस एक्स इंटू एस एक्स टी विच इज द सेम कंडीशन जो आपने पहले वे में लिखी थी। पहला स्टेप आपने यही लिखा था कि वी कैन फैक्टराइज द सर्वाइवल प्रोबेबिलिटीज। चलता है। थर्ड वे लिखना, एक और तरीका है। और लिख लेना एक्सप्रेसिंग, थर्ड वे में एक्सप्रेसिंग एस वाई in terms of sx where y is greater than x, expressing sy in terms of sx और y एक बड़ी एज है और x एक छोटी एज है, ये मान के मैं चल रहा हूं। यानी अगर टाइम लाइन पे x बनाना है तो यहां बनेगा, y बनाना है यहां बनेगा, और क्योंकि मुझे sy निकालना है तो एस वाई टी बोलोगे आप, और उसे क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी वाई ग्रेटर देन टी, ये लिख के आप छोड़ दोगे। लेकिन अभी मुझे एस वाई किसकी टर्म्स में चाहिए, क्या लिखा आपने, एस एक्स। यानी आप ये बोल रहे हो प्रोबेबिलिटी तो चाहिए कि एक आदमी जो वाई की एज पे जिंदा है, वाई प्लस टी पे जिंदा मिले, इसी स्टेटमेंट को मुझे लेकिन अब एक्स एज के आदमी के रिस्पेक्ट में बोलना है। एक गारंटी है कि अगर वाई पे जिंदा था है वो, तो एक्स पे भी जिंदा रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या लिखूं बोलो बेटा, ये बार बार मैं छोटी एज में एक्सप्रेस कर रहा हूं, यही असली मीनिंग है कंसिस्टेंट कंडीशन का। पर्पस एक ही है कि अगर आपको किसी बड़ी एज के लिए फंक्शन कैलकुलेट करना है तो आप किसी भी छोटी एज की टर्म में उसे एक्सप्रेस कर सकते हो। तीनों का क्रक्स जब निकलेगा वो यही निकलेगा, और ये बहुत काम की चीज है आगे चल के सिलेबस में। वाई एक बड़ी एज है जिसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना है बेटा, सर्वाइवल फंक्शन, और एक्स एक छोटी एज है जिसकी टर्म्स में उसे क्या कर रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ। सेम मैंने वहां पे न्यूबॉर्न के लिए करा, बस यहाँ पे न्यूबॉर्न ना करके एज क्या कर दी है मैंने, एक्स। क्या लिखूं बोलो, मुश्किल है क्या? देखो पिछली डेरिवेशन से भी लिख सकते हो आप। भाई आप क्या चाहते हो कि वाई एज का आदमी ये ड्यूरेशन सर्वाइव करे, यही चाहते हो ना आप। जो अल्टीमेटली कैलकुलेट करना है क्या है कि वाई एज का आदमी इस पूरी ड्यूरेशन को क्या करे, सर्वाइव करे। लेकिन अब बात किसके रिस्पेक्ट में बोलनी है, एक्स एज वाले के। तो क्या बोलोगे कि एक्स एज का आदमी कितनी ड्यूरेशन सर्वाइव करे बेटा, ये पूरी, ये कितनी ड्यूरेशन है बेटा, ये भी एज है और ये भी एज है, लेकिन इसके बीच में कितने साल बनते हैं, कैसे निकालूं, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। यस, कि टी एक्स की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, वाई प्लस टी माइनस एक्स से बड़ी होनी चाहिए। खाली इतना लिखने से काम चल जाएगा क्या? गिवन कि ऑलरेडी उस कितना ड्यूरेशन सर्वाइव कर चुका है वो, उसमें से वाई माइनस एक्स। चलता है, एक्सप्रेस करना आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ बार बार। पहले मैंने एक्सप्रेस करना सिखाया आपको सीडीएफ वाली या टीक्यूएक्स को, अब मैं एक्सप्रेस करना सिखा रहा हूँ आपको सर्वाइवल प्रोबेबिलिटीज को, कि अगर किसी बड़ी एज के लिए फंक्शन निकालना है तो छोटी एज की टर्म में आप उसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। देखो सॉल्व करके कहाँ पहुँच, क्या बोलोगे, पहले फॉर्मूला वही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये लिखोगे। कॉमन एरिया कैसे ढूंढेंगे बेटा, एक बोल रहा है कि एरिया y माइनस एक्स से बड़ा होना चाहिए, दूसरा क्या बोल रहा है, कहां प्लॉट करूं y माइनस एक्स प्लस टी को, ऑब्वियसली उसके राइट में। क्यों, सब कुछ कॉमन है, t एक्स्ट्रा ऐड ही हो रहा है, और t क्या है होगा, एक पॉजिटिव नंबर ही होगा कोई, इससे बड़ा होना चाहिए। कॉमन क्या है, तो क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एक्स ग्रेटर देन y प्लस टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एक्स ग्रेटर देन y माइनस एक्स। अभी आपने स्टार्टिंग में नोटेशन लिखी एस एक्स टी की, और नोटेशन क्या लिखी थी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एक्स ग्रेटर देन टी। तो जो ब्रैकेट में टी लिखा था ये किसकी बात कर रहा था, आपकी ड्यूरेशन। जो ड्यूरेशन पहली वाली प्रोबेबिलिटी में कितनी है, y प्लस टी माइनस एक्स, और सेकेंड वाली प्रोबेबिलिटी में कितनी है बेटा, y माइनस एक्स। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एस वाई टी। और फिर से ध्यान से देखो, अगर इस एक्सप्रेशन में अगर मैं हर y की जगह पर x को रिप्लेस कर दूं, हर x की जगह पर 0 को रिप्लेस कर दूं, आप वापस से पहली वाली कंडीशन पे पहुंचोगे। देख लो चाहे रिप्लेस करके, क्योंकि फर्क आया क्या है बेटा, वहां पे x को 0 रखा हुआ था और y की जगह क्या रखा हुआ था आपने, x। तीनों ही चीजों में फिर से रिपीट कर रहा हूं, हुआ क्या है अल्टीमेटली कि अगर किसी बड़ी एज के लिए सर्वाइवल फंक्शन या सीडीएफ निकालना है तो आप उसको किसी भी छोटी एज की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। ये तीनों के अंदर बात यही हुई है।
और सिंपल टर्म्स में याद कैसे रख सकते हैं, वी कैन फैक्टराइज दी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी। यहां भी वही हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो सर्वाइवल के चांसेस ही आपके अल्टीमेटली क्या हुए, फैक्टराइज हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आता कैसे भी। सो नेक्स्ट हेडिंग डालना थोड़ा टॉपिक से हटके, ऑर्डर ऑफ एच। ऑर्डर ऑफ एच वो यूज होगा, बुक में ऑब्वियसली नहीं है अभी ये, पर अपने को यूज करना है आगे एक टॉपिक पढ़ने के लिए। ऑर्डर ऑफ एच, जिसको बेटा अपने स्मॉल ओ एच से रिप्रेजेंट किया करते थे, क्या होता था, इतना सब कुछ था, क्या था ऑर्डर ऑफ एच, वो तो एच ही हुआ ना, वो तो एच हुआ, उसको क्वांटिटी से मूव करोगे तो एच निकल के आएगी। तो ऑर्डर ऑफ एच क्या है, बेटा पॉइसन प्रोसेस में पढ़ा था ऑर्डर ऑफ एच हमने, बाकायदा डेफिनेशन सब कुछ लिखी होगी। लिखो, अ फंक्शन एफ एच is said to be order of h. A function fh is said to be order of h if and only if, याद आता कंडीशन क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh by h इज इक्वल टू 0, कि अगर ये कंडीशन कोई फंक्शन फुलफिल कर देता है तो उस फंक्शन को अपने क्या बोल सकते हैं बेटा, वो फंक्शन क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ एच। याद आ गया, सिंपल भाषा में लिखो तो ये लिख सकते हो, अ फंक्शन, इसी को अगर आपको याद रखने के लिए लिखना है तो लिख सकते हो, अ फंक्शन विच होल्ड्स नो वैल्यू, अ फंक्शन विच होल्ड्स नो वैल्यू फॉर हायर पावर्स ऑफ एच, अ फंक्शन विच होल्ड्स नो वैल्यू फॉर हायर पावर्स ऑफ एच when h is very small, a function which holds no value for higher powers of h when h is very small। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक फंक्शन दिया, वो फंक्शन आपका से 3h है, और मैं बोल रहा हूं चेक करके बताओ क्या आपको लगता है ऑर्डर ऑफ एच है, तो आप क्या करोगे, आप लिमिट अप्लाई करोगे और एफ एच बाई एच को डिवाइड कर ये करोगे और चेक करके देखोगे क्या आंसर 0 आ रहा है, नहीं, यहाँ आंसर क्या आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा, और 0 नहीं आ रहा तो इस फंक्शन को मैं ऑर्डर ऑफ एच नहीं बोलूंगा, क्लियर। लेकिन अगर यही फंक्शन रहता सब कुछ, लेकिन 3h की बजाय ये 3h स्क्वायर होता या 3h क्यूब होता या कोई भी बड़ी पावर होती, और तब आप अगर चेक करते जाके लिमिट h टेंड्स टू 0 fh बाई h, तो आपका आंसर 100% क्या निकल के आता बेटा, 0 आता। यानी इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऑर्डर ऑफ एच लिख सकता हूं। सुनना ध्यान से, एक और बात, अगर 3h क्यूब कर दूं तो भी आप एग्री करोगे, तब भी आप बोलोगे सर अगर फिर भी मैं डिवाइड करूं 3h क्यूब को h से और लिमिट को टेंड कराएं अपने बेटा 0 पे, तो आंसर क्या आएगा, 0। 3h क्यूब भी ऑर्डर ऑफ एच है और 3h स्क्वायर भी ऑर्डर ऑफ एच है, यानी इससे ये बात तो क्लियर है कि ऑर्डर ऑफ एच को न्यूमेरिकल वैल्यू तो कम से कम नहीं है, ऑर्डर ऑफ एच को न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, क्योंकि 3h स्क्वायर 3h क्यूब कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑफ एच सिर्फ एक नोटेशन है कि किन फंक्शंस को ऑर्डर ऑफ एच लिखा जा सकता है और किन फंक्शंस को ऑर्डर ऑफ एच नहीं लिखा जा सकता। ये क्लियर है। लास्ट चीज फिर आप नोट करना स्टार्ट करना, अगर मैं एक फंक्शन आपको दूं 3h स्क्वायर प्लस 3h क्यूब, क्या इंडिविजुअली दोनों ऑर्डर ऑफ एच है, यस बोलोगे, चेक करा अभी ऊपर। क्या अगर कंबाइंड फंक्शन ले लूं और लिमिट h टेंड्स टू 0 3h स्क्वायर प्लस 3h क्यूब होल डिवाइडेड बाय h निकालूं तो भी आंसर क्या आ रहा है बेटा, 0। यानी आप ये बोल रहे हो जो फंक्शंस इंडिविजुअली ऑर्डर ऑफ h थे उनका सम भी क्या आ रहा है बेटा, ऑर्डर ऑफ h। वहां से भी क्लियर होता है ऑर्डर ऑफ h कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, दैट इज अ नोटेशन, क्लियर है। अगर इनके बीच में माइनस लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब भी वो क्या रहेंगे, ऑर्डर ऑफ एच। ये क्लियर है, नोट करो सर। तो किन फंक्शंस को ऑर्डर ऑफ एच लिखा जा सकता है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। एक फाइनल चीज है, सॉरी मैं फिर से डिस्टर्ब कर रहा हूं आप लोगों को, 1 मिनट देना। ये फंक्शन है, ऑर्डर ऑफ एच है, पूरा फंक्शन नहीं है, लेकिन इस फंक्शन को अगर मैं लिखना चाहूं ये लिख सकता हूं, उसको अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, क्योंकि इंडिविजुअली ना 3 ऑर्डर ऑफ एच है, इंडिविजुअली ना ही h ऑर्डर ऑफ एच है, लेकिन 3h स्क्वायर अपने आप में क्या है,
ऑर्डर ऑफ एच है, तो उसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं मैं 3 प्लस एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच। अब नोट कर सकते हो। डिग्री बोलना एक्चुअली गलत हो गया, डिग्री में वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहा था क्योंकि अगर इस फंक्शन की भी तो डिग्री निकालेगा तो 2 ही बोलेगा। डिग्री तो क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर वो ले रहा है, तो डिग्री तो उसको 2 बोलना पड़ेगा मुझे, पर 2 डिग्री होते हुए भी पूरा फंक्शन ऑर्डर ऑफ एच नहीं है। डिग्री बड़ी आता है ना, डिग्री किसको बोलते थे अपने, तो ऐसे बोल सकता है अगर कोई फंक्शन है जिसमें खाली स्क्वायर पावर से उससे बड़ी पावर से बैठी हुई है तो वो फंक्शन क्या बन जाएगा, आपका ऑर्डर ऑफ एच बन जाएगा। चला आगे, ऑर्डर ऑफ एच समझ में आ गया। किन फंक्शंस को ऑर्डर ऑफ एच लिख सकते हो, जो फंक्शन इस प्रॉपर्टी को क्या करें बेटा, सेटिस्फाई करें। सो नेक्स्ट डालना प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ एच। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ एच, और पहली प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं k टाइम्स ऑर्डर ऑफ एच इज ऑर्डर ऑफ एच। k टाइम्स ऑर्डर ऑफ एच इज ऑर्डर ऑफ एच बोल सकता हूं। जिस फंक्शन को आपने ऑर्डर ऑफ एच लिखा, अगर उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो भी जाए तो हमने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये भी आपने देख लिया कि ऑर्डर ऑफ एच प्लस माइनस ऑर्डर ऑफ एच इज ऑर्डर ऑफ एच। एक्चुअली दोनों एक ही बात है, अगर ध्यान से देखा जाए तो। एक तरह से हम बोले तो ऊपर ऑर्डर ऑफ एच k टाइम्स ऐड ही हो रहा है और तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑर्डर ऑफ h बाय h निकालोगे तो वो भी 0 आएगा। बोल सकते हो क्यों? मैंने करा ही क्या बेटा, किस फंक्शन को ऑर्डर ऑफ एच लिख पा रहा था जो ऑर्डर ऑफ एच था, तो वो फंक्शन तो पक्का सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। मैं एफ एच लिखूं वहां पे या फिर क्या लिखूं, ऑर्डर ऑफ एच, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो मैंने टेक्निकली उसी प्रॉपर्टी को ऑर्डर ऑफ एच की टर्म में लिखा। एंड फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप बार बार यूज करोगे वो ये है कि अगर आप किसी फंक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ एच चेक करने गए लेकिन उसका आंसर 0 नहीं आया, लिमिट का आंसर 0 नहीं आया, तो ऑर्डर ऑफ एच तो नहीं बोल दूंगा उस फंक्शन को क्या, लेकिन मैं उससे ये लिख सकता हूं, देखना कि जी एच बाई एच इज एक्चुअली ए प्लस ऑर्डर ऑफ एच बाई एच। कैसे? आप लिमिट अप्लाई करके देख लो नीचे वाले एक्सप्रेशन में। आप लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट अप्लाई करोगे, ऊपर वाले एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड में लिमिट अप्लाई करोगे, ए पे कोई फर्क पड़ना है क्या? नहीं। और दूसरे वाली टर्म थर्ड प्रॉपर्टी यूज करके क्या हो जाएगी आपकी, तो अगर किसी फंक्शन की लिमिट अप्लाई करने गए और वहां से 0 नहीं आया, उस फंक्शन को आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। अब आ रहा सबसे ट्रिकी क्वेश्चन आज की क्लास का, पहले हेडिंग डाल लो, फोर्स ऑफ मोटालिटी। फोर्स ऑफ मोटालिटी स्लैश हैजार्ड रेट, या तो बोलोगे क्या बेटा, फोर्स ऑफ मोटालिटी, अगेन दिस इज एक्चुअल टर्म फोर्स ऑफ मोटालिटी, और हैजार्ड रेट भी बोल सकते हो, दिस इज जनरल स्टैटिस्टिकल टर्म। बेटा फोर्स ऑफ मोटालिटी को आप म्यू एक्स प्लस टी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और हैजार्ड रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने एच या फिर लैम्डा का यूज करते हैं। मीनिंग दोनों का एक ही है। अब मेरा क्वेश्चन, जिन्होंने 5 पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए सारी चीज़ एकदम नई चीज़, उन्होंने कभी देखा भी नहीं ऐसा होता क्या है। जिन्होंने 5 पढ़ा उन्होंने बहुत बार अपने पूरे करिकुलम में म्यू को यूज़ करा होगा विदाउट एनी डाउट। मना तो आप कर ही नहीं सकते कि आपने म्यू नहीं पढ़ा हो। अब आप अज्यूम करो आप एक इंटरव्यू में बैठे हो और मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ फोर्स ऑफ मोटालिटी, आपको वो सोच के और आंसर करना है। तो कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से पहले सोचना और फिर आंसर करना, मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो ना जॉब का सवाल है, आपके ऐसा मानना है आपको, और आंसर करो क्या होता है फोर्स ऑफ मोटालिटी। मुझे पूरी उम्मीद है आप जॉब में जाओगे तब ऐसा नहीं बैठोगे जैसे अभी आप बैठे हो, इतना सन्नाटा नहीं होगा, कुछ तो बोलोगे। उसने बोला फोर्स ऑफ मोटालिटी, शांत बैठ जाओगे आप जाके क्या? अगर ऐसे तैयार हो तो मैं भी मान जाता हूँ, चलो कोई बात नहीं। बोलो जिन्होंने नहीं पढ़ा 5 चल करो, रिलैक्स बेटा। आप लोग जिन्होंने 5 पढ़ा हुआ उनसे बात कर रहे हैं। आपने वर्ड यूज करा ट्रांजिशन रेट फ्रॉम अलाइव स्टेट टू डेड स्टेट। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांजिशन रेट?
रेट ऑफ चेंज, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज? हाँ ये तो आंसर कर सकते हो, रेट ऑफ चेंज जनरल है, 11th क्लास में सबसे पहली बार पढ़ा था आपने रेट ऑफ चेंज, नहीं पढ़ा था? हाँ पढ़ा है बेटा, मैं याद दिला देता हूँ आपको थोड़ी देर में, कोई बात नहीं। मैं बोला रेट ऑफ चेंज क्या था, आपने, मैंने बोला फोर्स ऑफ मोर्टालिटी, आपने बोला ट्रांजिशन रेट फ्रॉम अलाइव स्टेट टू डेड स्टेट। ठीक है, आपने उसी को एक दूसरे भाषा में एक्सप्रेस कर दिया, मैं भी मान गया। फिर मैंने बोला व्हाट इज ट्रांजिशन रेट, तो अब आप बता ही नहीं रहे आगे क्या होता है ट्रांजिशन रेट या रेट ऑफ चेंज क्या होता है। चलो चेंज, चलो तो यहाँ किसका चेंज मेजर कर रहे हो आप? क्या अलाइव टू डेड का क्या? अरे भाई रेट ऑफ चेंज किसी क्वांटिटी का मेजर कर रहे होगे ना, अलाइव से डेड का क्या? वो रेट ऑफ चेंज पर यूनिट टाइम, तो टाइम का रेट टाइम के रेस में मेजर नहीं कर सकते अपने, टाइम तो चेंज हो रहा है। रेट इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू समथिंग दैट शी हैज एक्सप्लेन्ड कि वी आर मेजरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज मोर्टालिटी? आपको मजाक लग रहा हो लेकिन लिटरली इंटरव्यू में ऐसे ही होता है आपके साथ। जब तक उनको फाइनल आंसर जो आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं नहीं मिल रहा है, आपसे पूछते रहेंगे, आपकी खाल उधेड़ते रहेंगे और आप ऐसे ही करते रहोगे। फिर आप बोलते जाके मैंने तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया था, इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर करा, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये सारे वर्ड जो आपने बोले सब सिनोनिम्स बोले एक दूसरे के, और लिटरली आप मुझे एक प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं समझा पाओगे अगर मैं फोर्स ऑफ मोर्टालिटी का बोलूँ। आपके लिए वो एक सिंपल क्वांटिटी थी जिसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करना था आपने, और आपने बड़ा आराम से टेबल से देखा और यूज करा। मैं आपको देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि बेटा टी क्यू एक्स क्या है, तो आज वर्ड्स में आप बता सकते हो। सर टी क्यू एक्स का मतलब है किसी एक्स एज के आदमी की एक्स प्लस टी से पहले डेथ हो जाएगी, उस बात की प्रोबेबिलिटी है, बोल सकते हो, समझा सकते हो। मैं बोलूँ मुझे म्यू समझा दो होता क्या है। आपने म्यू के नाम बता दिए मुझे, ऑल्टरनेट ट्रांजिशन रेट और ये जो भी बड़े बड़े वर्ड्स आपने बोले, आप नहीं जानता कोई ट्रांजिशन रेट क्या होता है, नहीं पढ़ा आपने अभी तक। सच्चाई ये है, मैं पढ़ाऊंगा आपको क्योंकि CT4 में पहली बार ट्रांजिशन रेट आता है। जब मैं स्टोकेस्टिक पढ़ाऊंगा ट्रांजिशन रेट में तब पढ़ाऊंगा, लेकिन मीनिंग समझा दूंगा आपको ट्रांजिशन रेट होता क्या है। चलो मैं भी बोल देता हूँ, ये भी डेफिनेशन बोली आपने, मैं भी लिख देता हूँ, ये काम करो। तो डेफिनेशन तो नोट करो पहले कि म्यू एक्स प्लस टी इज लिमिट h टेंड्स टू 0 प्रोबेबिलिटी tx इज लेस देन इक्वल टू t प्लस h गिवन tx इज ग्रेटर देन t होल डिवाइडेड बाय h। एक इस टर्म में डेफिनेशन लिखी जाती है। एक डेफिनेशन, सेम ही डेफिनेशन को अगर मैं चाहूँ तो tx में एक्सप्रेस करने की बजाय t की टर्म्स में भी बोल सकता हूँ, और तब क्या बोलूँगा? t इज लेस देन इक्वल टू x प्लस टी प्लस एच गिवन t इज ग्रेटर देन x प्लस टी। दोनों का एकदम सेम मीनिंग है, बस फर्क क्या है, एक बात को मैंने एक्स एज के आदमी के रिस्पेक्ट में बोला है और एक को मैंने न्यू बॉर्न के रिस्पेक्ट में बोला है। दोनों में 1% भी फर्क नहीं है। और दोनों को टाइमलाइन पे बताऊं, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं खाली मैं, तो हम एक तरह से इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं न्यूमरेटर में कि x प्लस टी एज का एक आदमी है, वो x प्लस टी प्लस एच से पहले मर जाएगा। एंड ये जो ड्यूरेशन आपने लिखी है h की, दैट इज अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन। ये आपने न्यूमरेटर में लिखा है। और तो सिंपल भाषा में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा, जो आप बोल रहे थे अभी डेफिनेशन कि सर दिस इज, अगर आपको इससे समझ में आ गया क्या होता है म्यू, तो मैं भी अपना डिस्कशन बंद करके आगे पढ़ाना चालू करता हूं। मैं भी बंद कर देता हूं, यही तो था, अभी तो बोल रहे थे ये सब कुछ। ये है क्या, क्वेश्चन तो वहीं अटका हुआ बेटा अभी भी। ये है क्या, किसी को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करना है म्यू क्या है, तो नोट करो, बताता हूं बेटा। सबसे गलत इंप्रेशन म्यू का दिमाग में बहुत ज़्यादा बार बना होता है, इसलिए मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भी आपको पूछा जाता है। बहुत ही गलत इंप्रेशन होता है दिमाग में। आप में से किसी ने बोला नहीं, खैर अभी वो शुक्र है इतना तो, लेकिन अभी थोड़ी देर में शायद आप बोल दो अलग भाषा में वो बात। ये लिख लिया सबने, नोट कर लिया ना? मैं चाहता हूँ पूरा सुन लो आप इस ध्यान से, क्योंकि पेपर के लिए उतना काम करने जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ नॉलेज है, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने फिर वही करना है। एक वैल्यू मिलेगी, आपने यूज़ करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है अल्टीमेटली। वो वैल्यू का मीनिंग क्या है पता था, नहीं पता था, फर्क नहीं पड़ा, तब भी 5 पास हो जाता है, फिर उसके भी 5 पास हो गया। क्वेश्चन एग्जामिनर को थोड़ा पता लग रहा है आपको मीनिंग पता है नहीं पता, वो तो वैल्यू यूज़ करनी है, आपने कर डाली उठा के। तो CT5 में आप PDF पढ़ा करते थे ऐसा, TPX म्यू एक्स प्लस टी ऐसा पढ़ा करते थे। अगर नहीं पढ़ा बेटा 5 प्लीज़ थोड़ी देर होल्ड पे रखना, मैं इसको पूरा रिजल्ट को डिराइव भी कराऊंगा, आज की क्लास में कराऊंगा। और आप ऐसा कई लोग स्टेटमेंट बोलते हैं
कि एक्स एज का आदमी पहले एक्स प्लस टी तक जिंदा रह जाए और एक्स प्लस टी का होते ही उसकी डेथ हो जाएगी, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है। बहुत सारे लोग सर हिला रहे मेरी बात पर, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, गलत बोल रहे हो आप जो कुछ भी बोल रहे थे। ये मैंने एकदम आपकी वाली स्टेटमेंट को यूज करा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आपने बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट मेरे साथ राइम करा था बकायदा, ऐसे करके, ऐसे थोड़ी ना, साथ साथ बोला था आपने। क्या बोला कि एक्स एज का आदमी एक्स प्लस टी तक जिंदा चला जाए और एक्स प्लस टी का होते ही उसकी डेथ हो जाए, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है। अब सुनो ध्यान से बेटा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए क्या एफ(x) प्रोबेबिलिटी बताता है? ये दोगलापन नहीं चलेगा, ये नहीं बेटा, ऊपर प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज कर रहे हो, नीचे आप बोल रहे हो नहीं बताता। ऐसे कैसे होगा? ऐसे थोड़ा ना होता है। ऊपर अभी आप लोगों ने खुद ही बोला कि भाई एक्स एज का आदमी एक्स प्लस टी तक जिंदा रहेगा, एक्स प्लस टी का होते ही मर जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है। जादू हुआ बेटा आज कि आज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में अगर एक्स की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूं, यानी आप मुझे 1 की प्रोबेबिलिटी बता दे रहे हो। बोले नहीं सर ऐसा थोड़ा ना, वो तो 0 होती है, एट अ पॉइंट प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 0। तो ऊपर कैसे हो रहा है जादू फिर आपके साथ? हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डेफिनेशन को मोड़ दिया, जैसे समझ सकते थे समझ लिया। पहली बात बेटा, ये पीडीएफ है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, जिसका एरिया प्रोबेबिलिटी बताता है। ये तो अपने सब समझते हैं ना, पीडीएफ का इंटीग्रेशन करेंगे तब प्रोबेबिलिटी निकलेगा। ये अपने आप में प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं है, इस पे आप एग्री करते हो? तो अगर आप ये स्टेटमेंट बोलते आ रहे थे कि एक्स का आदमी एक्स प्लस टी तक जिंदा रहे, एक्स प्लस टी का होते ही मर जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है, तो सबसे गलत स्टेटमेंट यही हो सकता था। इन शॉर्ट ये प्रोबेबिलिटी है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन म्यू प्रोबेबिलिटी नहीं है। म्यू प्रोबेबिलिटी नहीं है, उसको मैं फिजिक्स के लॉजिक से प्रूव भी कर दूंगा कि क्यों वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी की यूनिट क्या होती है? यूनिटलेस। प्रोबेबिलिटी इज यूनिटलेस। चलो ये सही आंसर है आपका। दूसरा, आपने जो चीज लिखी हुई है ध्यान से, इसकी यूनिट है, बता सकते हो? म्यू की यूनिट है। अगर आप बोलते हो प्रोबेबिलिटी इज यूनिटलेस, तो जो उसका न्यूमरेटर में लिखी हुई है दैट इज अ प्रोबेबिलिटी, दैट इज यूनिटलेस। यू आर डिवाइडिंग प्रोबेबिलिटी बाय h इज योर टाइम ड्यूरेशन। तो यानी डिनोमिनेटर में चीज लिखी है उसकी यूनिट है, और उसकी यूनिट क्या है? टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर हो रहा है। तो अल्टीमेटली होल जो क्वांटिटी बन रही है दैट इज ए यूनिट वाली क्वांटिटी। वहां से बहुत क्लियरली ये प्रूव हो जाता है वो कभी भी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता। जिस चीज की यूनिट है वो कैसे प्रोबेबिलिटी बनेगी? ये तो क्लियर हुआ। मैं इसको वर्ड्स में लिखवाऊंगा, बेटा कुछ भी मत लिखो, मैं सारा चीज एक्सप्लेन करूंगा आपको। अब ये है क्या, प्लीज ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। और अगर मैं आपसे ये बोलूं f'(x) या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है किसी फंक्शन का, सो दिस इज द पहली डेफिनेशन जो आपने पढ़ी थी फर्स्ट प्रिंसिपल से। बाद में आप रूल्स बनाते चले गए, वो एक अलग बात है। फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करने का ये लॉजिक हुआ करता था। वर्ड्स में क्या बोलते थे इसको? वो क्या रहा? रेट ऑफ चेंज बोल सकते हो आप। यस, डिफरेंशिएशन इज रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज का भी मीनिंग समझना बेटा। ये है चेंज, जो ऊपर लिखा है दैट इज ओनली चेंज। दो चीज को माइनस कर रहे तो उसका क्या निकल रहा है? खाली चेंज निकल रहा है। हम उस चेंज को मेजर कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं वो समझना है। आप किस में चेंज मेजर कर रहे हो? फंक्शन में। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? क्वेश्चन ये x। आप बोलते हैं वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब ये है कि अगर इस फंक्शन में मैं x की जगह x प्लस h रख देता हूं, अगर x में इतना चेंज करता हूं तो फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है उसको मैं मेजर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप क्या बोलोगे? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू क्या? x। कि x में थोड़ा चेंज करते हैं तो फंक्शन में क्या चेंज आएगा। तो तभी मैं आपसे बार बार पूछ रहा था, आप जब रेट ऑफ चेंज बोल रहे, मैंने किसका, आपने से वो नहीं बोला किसी ने, आपने किसके रिस्पेक्ट में, वो टाइम तो आंसर कर दिया मेरे को कि हाँ सर मोड्स ऑफ मोर्टालिटी टाइम के रिस्पेक्ट में, पर किसका रेट ऑफ चेंज है वो तो बताना जरूरी है। आप यहाँ पे भी दो चीजें बोल रहे हो ना, किसका रेट ऑफ चेंज मेजर कर रहे हो? fx का। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? x। दो चीजें तो चाहिए। तो आपने वो तो क्लियर कर दिया किसके रिस्पेक्ट में मेजर हो रहा है? टाइम। किसका वो पता नहीं, अभी मैंने भी नहीं बताया वो। अब ध्यान से सुनो, एग्री करते हो? ऑब्वियसली इफ आई हैव सब्ट्रैक्टेड समथिंग ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी से तो वो जीरो ही हो सकता है, तभी मेरा आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अगर मैं जीरो सब्ट्रैक्ट नहीं करता, कुछ और करता, तो वैल्यूज चेंज हो जाते हैं। क्या एग्री करते हो? जो प्रोबेबिलिटी मैंने माइनस करी वो जीरो है। यस। आप इस प्रोबेबिलिटी को वर्ड्स में क्या बोलोगे? एक आदमी जिसकी एज आज x प्लस टी है वो जिंदा है, वो x प्लस टी पे डेड मिल जाए, वो नहीं हो सकता। आप अपनी जिंदगी से कितना परेशान, कितना दुखी हो, मरे बराबर आपकी जिंदगी क्यों ना हो,
लेकिन फिर भी आप एक टाइम पे जिंदा या मरा कोई एक ही काम हो सकता है। मतलब मेरी जिंदगी क्या मरे के बराबर है, सांस चल रही है जिंदा हो, कैसे चल रही है उसका मतलब नहीं है अपने को। तो एक टाइम पर x प्लस टी पे अगर आप जिंदा हो तो x प्लस टी पे जिंदा ही हो, मर नहीं सकते फिर आप। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली क्या है फिर आपकी 0 है। क्या अब आप उस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को दोनों को रिजेंबल करवा पा रहे हो कुछ? बेटा न्यूमरेटर में क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ। न्यूमरेटर में क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, जिसका आप चेंज निकाल रहे हो। तो वर्ड्स में लिखो प्लीज, क्या फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोलो? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्वेश्चन पूछे सामने इंटरव्यू वाला क्या होता है फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी, एक लाइन आंसर कर देना, शांत, नहीं पूछेगा उसके आगे कुछ, बचा ही नहीं कुछ पूछने, खत्म हो गई बात। क्या है? रेट ऑफ चेंज है किस चीज का? प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपने मोर्टेलिटी बोला था लेकिन आप फिर कंफ्यूज हो गए, मोर्टेलिटी क्या? मैंने बोला मोर्टेलिटी क्या, उसका आपने आंसर नहीं करा मेरे को। सो दिस इज किसका रेट ऑफ चेंज बेटा? मरने की प्रोबेबिलिटी का। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। वहां पे आप किसका चेंज मेजर कर रहे थे? एफ का। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे? एक्स में। तभी हमने एक्स की जगह उठा के क्या रिप्लेस करा? एक्स प्लस एच। अभी हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम को 0 रखा, फिर टाइम को क्या रखा? एच रखा। और किसमें फंक्शन क्या था मेरा? अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ। अब प्लीज किसी को अगर कंफ्यूजन हो गई तो एक और बात बता दे रहा हूं, इसको भी आप एफ डैश एक्स ही बोलोगे कि अगर मैं यहां पे लिख दूं एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच होल डिवाइडेड बाई एच, इसको भी आप एफ डैश एक्स ही बोलोगे, इसको आप एफ डैश एक्स प्लस एच नहीं बोलने लग जाओगे। अभी भी रेट ऑफ चेंज किसका मेजर हो रहा है? एफ एक्स का ही हो रहा है। और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो मैंने एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखा, फिर एक्स की ही जगह मैंने क्या रखा? एक्स प्लस 2h रखा। तो किसको चेंज करा? पहले मैंने x में, और फिर देखा x में h का चेंज करने से फंक्शन में कितने का चेंज आता है। सेम काम मैंने यहाँ पे टाइम के साथ किया, टाइम को 0 रखा और फिर टाइम को क्या रखा? मैंने h रखा। तो मैंने टाइम में कितना चेंज करा बेटा? h, और फिर मैंने देखा मेरे मरने की प्रोबेबिलिटी में कितना चेंज आता है, उसको मैं मेजर कर रहा हूं। और जिस क्वांटिटी से मैं मेजर कर रहा हूं स्टेट ऑफ चेंज को, दैट क्वांटिटी इज फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी या फिर हैजार्ड रेट। मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकली विजुअलाइज करने में आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, अगर आपको बेसिक डेफिनेशन 12th क्लास 11th क्लास वाली याद है तो। क्लियर? अभी ये और क्लियर हो जाएगा जब अपने ट्रांजिशन रेट पढ़ेंगे। हमने अभी तो ट्रांजिशन रेट का एक फॉर्म पढ़ा है, फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी इज अ ट्रांजिशन रेट, लेकिन ट्रांजिशन रेट असली क्या होता है जो आप वो पढ़ोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा मैं बोल के आ रहा हूँ। वो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी है, वो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी है। क्लियर बेटा? तो आप अलाइव से डेड बोल रहे थे बार बार, तो अलाइव से डेड जाने की प्रोबेबिलिटी का रेट ऑफ चेंज इज एक्चुअली फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी। क्लियर? तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से आंसर करना, कि मैंने आपको यहां पर x को रखा है और यहां पर ये qx को बनाया है, ये qx का ग्राफ है। व्हाट कैन यू से अबाउट म्यू? ये स्ट्रेट लाइन है ना, मेरी थोड़ी नीचे की तरफ झुक रही है पर स्ट्रेट लाइन है, ऐसे कांस्टेंट 0। क्यों 0? टू मेजर रेट ऑफ चेंज देयर हैज टू बी सम चेंज। चेंज ही क्या आएगा? तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव। ये कांस्टेंट फंक्शन है, डेरिवेटिव क्या आएगा? क्लियर है? कोई डाउट? और अगर मैंने q का ग्राफ ऐसा बना दिया तो ये कांस्टेंट आएगा। सुनो कैसे, अगर किसी भी लीनियर फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते, लीनियर फंक्शन किस फॉर्म के होते हैं बेटा? mx प्लस c, इसका डेरिवेटिव निकालोगे क्या आएगा? m, कांस्टेंट आएगा, क्योंकि पावर 1 है, डिफरेंशिएशन एक बार होगा तो x गायब हो जाएगा, कांस्टेंट बचेगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन होता और फिर डिफरेंशिएशन निकलता तो क्या बनता? अपना लीनियर फंक्शन बनता। ये तो समझते हैं ना, डिफरेंशिएशन करके डिग्री अपनी क्या होती चली जाएगी काम। तो क्योंकि ये लीनियर स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोप के साथ है, अगर ये q का ग्राफ है तो म्यू इसका क्या निकल के आएगा बेटा? कांस्टेंट निकल के आएगा। कोई भी डाउट चलता है? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो अपनी कॉपी में कि प्रोबेबिलिटी इज नॉट अ यूनिटलेस क्वांटिटी, सॉरी, प्रोबेबिलिटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ये आपका सर हो रहा है क्या मेरे ऊपर? प्रोबेबिलिटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस लिख लेना। प्रोबेबिलिटी इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी whereas force of mortality has dimension time inverse, whereas
force of mortality has dimension time inverse and unit dimension time inverse and unit year inverse and unit year inverse. unit ईयर इनवर्स पर ईयर करके आप लोग, यूनिट जरूरी नहीं है कि ईयर इनवर्स ही हो, मैक्सिमम केसेस में हम पर ईयर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए मैं ईयर इनवर्स लिखवा दे रहा हूं. बट अगर आप आवरली रेट ऑफ चेंज मेजर कर रहे होते तो वो क्या बन जाता पर आर, लेकिन होगा किसके रिस्पेक्ट में मेजर, हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में. क्लियर है? वहां से याद क्या रख सकते हैं कि फोर्स ऑफ मोर्टालिटी प्रोबेबिलिटी नहीं है, फोर्स ऑफ मोर्टालिटी इज अ रेट ऑफ चेंज. और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो रेट ऑफ चेंज मेजर बेटा? टाइम के रिस्पेक्ट में. चलो तो हमने ये लिखा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h q x प्लस टी बाई h, ये क्या बोल रहे हो आप? म्यू x प्लस टी. कैन आई से h q x प्लस टी बाई h इज म्यू x प्लस टी प्लस ऑर्डर ऑफ h बाई h? कहां से आ रहा है? फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर ऑफ h कि जी h बाई h की लिमिट अप्लाई करी, वो जीरो नहीं आई, जीरो नहीं आ रही है तो मैं उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं. अच्छा, क्या मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं? क्या करा मैंने? h को उधर ले गया बस उठा के. और क्या मैं फिर ये भी लिख सकता हूं कि h q x प्लस टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h टाइम्स म्यू x प्लस टी? प्लीज एक बार लिखना बंद करना. इतनी सारी कहानी के बाद, इतने सारे डिस्कशन के बाद उठा के मैंने q को किसके अप्रोक्सीमेट कर दिया? म्यू के. बोले क्या कर रहे हो सर आप? ये इतनी देर से डिफरेंस समझाया कि वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, उठा के प्रोबेबिलिटी के ही अप्रोक्सीमेट कर दिया. मैंने करा, लेकिन उससे पहले मैंने म्यू को किससे मल्टीप्लाई करा बेटा? h से. द मोमेंट आई मल्टीप्लाइड इट विद h, उसकी यूनिट भी खत्म हो गई, उसकी डायमेंशन भी खत्म हो गई. एंड दैट्स व्हाई आई कैन इक्वेट इट विद प्रोबेबिलिटी. तभी मैं उसे प्रोबेबिलिटी के इक्वेट कर पा रहा हूं. अदरवाइज मैं क्यू म्यू को इक्वल नहीं बोल रहा हूं ना, उनको सेम बोल रहा हूं. अगर म्यू को मैंने टाइम से मल्टीप्लाई करा तो वो क्वांटिटी कैसी बन गई बेटा? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. मैं कर सकता हूं प्रोबेबिलिटी के अप्रोक्सीमेट. डाउट क्लियर है? तो इसके बारे में लिख लेना बेटा कि दिस इज, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के बारे में बोल रहा हूं. दिस इज अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन. दिस इज अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन to calculate the probability of death. This is a very good approximation to calculate the probability of death at the very next moment. This is a very good approximation to calculate the probability of death at the very next moment. बेटा क्योंकि हमने h को क्या माना हुआ? It is almost tending to 0. Clear? कोई दिक्कत यहाँ तक? सो नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, PDF ऑफ TX. PDF ऑफ TX. CDF ऑलरेडी निकाल ही चुके थे एक्चुअली बेटा. उसका डिफरेंशिएशन विल गिव मी क्या? PDF. ध्यान से सामने देखना. PDF निकालने का मतलब मुझे स्मॉल f कैलकुलेट करना है. तो क्या ऐसा बोल सकता हूं कि fxt इज एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल fxt, ये बोला जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं. और क्या ऐसा भी बोला जा सकता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx t प्लस h माइनस fxt होल डिवाइडेड बाय h. ये डिफरेंशिएशन का कौन सा फॉर्म लिखा बेटा मैंने? फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्म. ये लिख सकता हूँ. और क्या ये भी लिख सकता हूँ कि लिमिट h टेंड्स टू 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ tx लेस देन इक्वल टू t प्लस h माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ tx लेस देन इक्वल टू t होल डिवाइडेड बाय h. जब नोट कर सकते हो साथ साथ, अभी इसमें कुछ खास है नहीं. क्या ये भी लिख सकता हूं? ये कहां से आया? सेकेंड वे ऑफ कंसिस्टेंसी कंडीशन, जहां पे मैंने tx को किसकी टर्म में एक्सप्रेस करना सीखा? t की टर्म में.
ये टी एक्स की टर्म में एक्सप्रेशन था, और से किसकी टर्म में लेके आ रहा हूं बेटा, टी की टर्म से। और इन दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को खोलो और कहां तक पहुंच पा रहे हो देखो, खोलो इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, देखो क्या मिलता है। दोनों का जो डिनोमिनेटर आना है वो तो सेम ही आना है, टी ग्रेटर देन एक्स, उसको तो कॉमन करके लिख सकते हैं अपने एक बार। देन यू विल लुक फॉर द कॉमन एरिया। बेटा फर्स्ट प्रोबेबिलिटी में कॉमन एरिया क्या आएगा आपका, x से लेकर x प्लस टी प्लस एच, और सेकेंड प्रोबेबिलिटी में आपका कॉमन एरिया आएगा x से लेकर x प्लस टी। फर्दर क्या ये लिख सकता हूं बेटा, प्रोबेबिलिटीज को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, पहली प्रोबेबिलिटी को ऐसे बांट सकते हो ना, और सेकंड वाली को क्या कर सकते हो, इसको अलग ब्रैकेट में कर देते हैं। और अपने क्या देख पा रहे हैं बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ t लेस देन इक्वल टू x प्लस टी प्लस एच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ t लेस देन इक्वल टू x प्लस टी होल डिवाइडेड बाय h टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ t ग्रेटर देन x। यहाँ तक आप पहुँच गए, और इसके आगे इसका अभी कोई सिंप्लीफिकेशन दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इनको कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। यहाँ से एक एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ तक आप प्लीज़ नोट कर लो अगर किसी ने नहीं करा है ऊपर से। जो एडजस्टमेंट छोटा सा आपने करना है वो मैं लिख दे रहा हूँ, आप ट्राई करना उसके बाद कहाँ तक पहुँच पा रहे हो। आप इस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लो और इसी प्रोबेबिलिटी से आप डिवाइड कर लो, और देखो क्या आप कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट बना पा रहे हो। क्या बन जा रहा है, क्या ऐसा लिख सकते हो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ t ग्रेटर देन x प्लस टी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ t ग्रेटर देन x लिमिट h टेंड्स टू 0, probability of t less than equal to x plus t plus h minus probability of t less than equal to x plus t whole divided by h times probability of t greater than x plus t। ये लिख सकता हूँ। मैंने किया क्या, मल्टीप्लाई लिमिट के बाहर करा है, डिवाइड लिमिट के अंदर करा है, हार्डली मैटर्स बिकॉज लिमिट किसके टर्म में चल रही है, h, और दोनों चीज़ें क्या है मेरी, फ्री ऑफ h। और इस वाली प्रोबेबिलिटी वाले एक्सप्रेशन को मैंने लिमिट के कहाँ निकाल दिया है, बाहर। ये चलता है बेटा। अगर इन तीन प्रोबेबिलिटीज़ को कंबाइन करके मैं लिखना चाहूँ, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप चाहो तो उसे खोल के चेक कर सकते हैं बाद में, कि इसको मैं, चलो पहले इसको तो s ऑफ x प्लस टी लिख दूंगा, इसे sx लिख दूंगा, और इन प्रोबेबिलिटीज़ को तीनों को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ t लेस देन इक्वल टू x प्लस टी प्लस एच गिवन t इज ग्रेटर देन x प्लस टी होल डिवाइडेड बाय h। आप चाहो तो इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को खोल लो जैसे आप पहले कर रहे थे, और आप वहीं पे पहुंच जाओगे। और अब मैं क्या देख रहा हूं कि ये मेरे को मिल गया है, किसका फॉर्मूला देखना पीछे, द फोर्स ऑफ मोटालिटी का यही फॉर्मूला लिखा है क्या आपने पीछे, जो सेकंड डेफिनेशन आपने लिखी है फोर्स ऑफ मोटालिटी की वो यही है। और प्लीज एक बार ध्यान से फर्स्ट वे ऑफ कंसिस्टेंसी कंडीशन में जाओ, तो इसको आप लिख सकते हो बेटा एस एक्स टी, और इसको लिख सकते हो आप हैजार्ड रेट। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर पीडीएफ इन स्टैटिस्टिकल नोटेशन, और इसी को आप एक्चुअल नोटेशन में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो टी पी एक्स म्यू एक्स प्लस टी, और ये प्रोबेबिलिटी
नहीं है। इसका एरिया मुझे प्रोबेबिलिटी बताएगा, बेटा ये पीडीएफ है किसी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तब मुझे क्या मिलेगी, इससे प्रोबेबिलिटी मिलेगी। एंड वी विल रिमेंबर अवर रिजल्ट एज बेटा ऐसा कि पीडीएफ इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्वाइवल फंक्शन एंड हैजार्ड रेट। पीडीएफ इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या क्या बेटा, सर्वाइवल फंक्शन एंड हैजार्ड रेट। दिस इज बेटा जो वर्ड्स में आप याद रखोगे हमेशा, और इसलिए बस में बहुत बार अपने बोलेंगे कि पीडीएफ क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्वाइवल फंक्शन एंड हैजार्ड रेट, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी रिजल्ट को अगर मुझे न्यू बॉर्न के लिए लिखना हो तो मैं कैसे लिख दूंगा बेटा, एक तो एक्स की जगह 0 ही रखना है और तो कुछ नहीं करना, तो आप बोलोगे TP0 इंटू म्यू टी, अगर न्यू बॉर्न के लिए लिखना है तो, जो अपने कभी वैसे यूज करेंगे नहीं, बट वो भी सेम ही रिजल्ट है, बना सकते हैं। चलो आगे 2 एग्जाम्पल, फिर आपको छुट्टी करते हैं बेटा, जो आपने देखे हुए पहले से, वैसे एक तो देखा हुआ, एक नहीं देखा होगा। मैं कहता हूँ सपोज Tx एक रैंडम वेरिएबल है जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, एक्सपोनेंशियल। इसका पीडीएफ जानता हूं मैं पहले से, यस, क्या, लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। क्या इसका सीडीएफ भी पहले से जानता हूं, यस, कितना, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो क्या मैं इसका सर्वाइवल फंक्शन लिख सकता हूं, कैसे, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आना चाहिए बेटा, 1। तो ये क्या बन जाएगा, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, सर्वाइवल फंक्शन आ गया। आपने क्या बोला कि हर पीडीएफ इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या क्या, सर्वाइवल फंक्शन एंड हैजार्ड रेट। बेटा क्या आप सर्वाइवल फंक्शन को देख पा रहे हो, यस। अगर आप सर्वाइवल फंक्शन को देख पा रहे हो तो बची हुई चीज ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए, हैजार्ड रेट। बची हुई चीज ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए आपकी बेटा, हैजार्ड रेट, एंड हैजार्ड रेट इज अ कांस्टेंट लैम्डा। यहां पे हैजार्ड रेट क्या है, कांस्टेंट लैम्डा। तो 2 बातें बोल सकते हैं, ऐसा बोले हैजार्ड रेट कांस्टेंट है लैम्डा, या फिर उल्टा बोले कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका, एक्सपोनेंशियल विद सेम पैरामीटर लैम्डा। ये बातें बोली जा सकती हैं। एंड ध्यान से यूनिट देखना, लैम्डा की यूनिट क्या आनी चाहिए, वैसे हैजार्ड रेट है तो ईयर इनवर्स आनी चाहिए, आ रही है, आ रही है, पक्की बात, कैसे बता दो फिर बेटा। टी क्या मेजर कर रहा है आपका, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम इज मेजर्ड इन ईयर्स, लाइफ टाइम इज मेजर्ड इन ईयर्स, ठीक है। तो अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो इस Tx की, तो वो क्या लिखोगे आप, 1/λ, ऐसे समझ लेते हैं। अगर लाइफ टाइम रैंडम वेरिएबल की यूनिट ईयर्स है तो उसके मीन की यूनिट भी क्या होगी बेटा, ईयर्स होगी, यानी 1/λ की पूरी यूनिट क्या आ गई आपकी, ईयर्स। तो लैम्डा की यूनिट क्या आई, चलता है वो हमेशा किस पे एक्सप्रेस होगा आपका, टाइम इनवर्स के फॉर्म में ही आपका हमेशा हैजार्ड रेट एक्सप्रेस होगा। एक और डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, किससे बेटा, Tx जो है वो वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विद पैरामीटर्स C एंड गामा। हम देख चुके क्लासेस में C और गामा दोनों कैसे होते हैं बेटा, पॉजिटिव। पीडीएफ भी लिखा होगा आपने, इसका देख लेना पीछे, C गामा T टू द पावर गामा -1 E टू द पावर माइनस C T टू द पावर गामा, एंड T गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। और इसका CDF भी लिखा हुआ है आपने, that is 1 minus e to the power minus c t to the power gamma। CDF मिल गया तो क्या निकाल सकते हो तुरंत, सर्वाइवल फंक्शन निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा वो, e to the power minus c t to the power gamma। क्या मैं अपने पीडीएफ के अंदर सर्वाइवल फंक्शन को विजुअलाइज कर पा रहा हूं, यस। और अगर वो सर्वाइवल फंक्शन है तो बचा हुआ चीज पूरी क्या होनी चाहिए बेटा, आपका हैजार्ड रेट। सो हैजार्ड रेट इन केस ऑफ वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन इज C gamma T to the power gamma -1। This is your hazard rate।
कांस्टेंट है हैजार्ड, बोल दो कि कांस्टेंट है हैजार्ड, गलती से भी नहीं बोल सकते बेटा, क्यों, टी का फंक्शन है, टी के साथ साथ हैजार्ड क्या होगा, चेंज होगा, तो यहाँ पे हैजार्ड रेट कांस्टेंट तो नहीं है। और अगर कोई चीज कांस्टेंट नहीं है तो या तो वो बिहेवियर में इंक्रीजिंग निकलेगी या क्या निकलेगी, आप बताओ क्या है। शाबाश, कैसे बोला, मैं तो देख के नहीं बोल पा रहा, आपने कैसे बोल दिया, बड़े बड़े मैथमेटिशियन नहीं बोल पाएंगे बेटा ऐसे तो। बेटा कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है अनटिल अनलेस इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के चेक करते हैं और देखते हैं कि फंक्शन अगर पॉजिटिव आ रहा है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव, वो इंप्लाई करता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, वो इंप्लाई करेगा क्या, कि हैजार्ड कैसा है या फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। और अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ गया तो कब आ सकता है 0 बेटा, जब फंक्शन क्या रहा हो, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। तो मैंने तो डिफरेंशिएशन निकाले बिना मैं तो नहीं बता पाऊंगा पॉजिटिव आंसर आएगा कि नेगेटिव आएगा, बाकी आपकी चॉइस। समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएट करो बेटा इसे ऑब्वियसली, तभी तो बता पाओगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। पॉजिटिव, नो, देयर इज नो वन आंसर बेटा इस बात का, डिपेंड्स ऑन क्या, बात यही है बेटा। अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो, सी एन गामा आर कांस्टेंट, ये तो एज इट इज रहेंगे, आप इसका डेरिवेटिव लोगे और वो क्या आएगा, गामा -1 टी टू दी पावर गामा -2। अब ये हमेशा पॉजिटिव नहीं है भाई, सी पॉजिटिव है यस, गामा पॉजिटिव है यस, और ये भी पॉजिटिव है यस, बट ये जो ब्रैकेट बना गामा -1, ये हमेशा थोड़ा ना पॉजिटिव होगा। हमने ऐसा नहीं डिफाइन करा ऊपर कि गामा 1 से बड़ा होगा हमेशा, अगर ऐसा करा होता तो मैं बोल देता ये आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। सो डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ गामा, कि गामा अगर 1 से छोटा नंबर हो गया तो, अगर गामा 1 से छोटा हो गया तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो लिख लेना प्लीज, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि वीबुल क्या बताओ कब हैजार्ड इंक्रीजिंग होता है, कब डिक्रीजिंग होता है। सी से फर्क नहीं पड़ता है, किससे फर्क पड़ रहा है, गामा से। तो हम क्या लिखेंगे कि इफ गामा इज ग्रेटर देन 1, अगर गामा की वैल्यू किससे बड़ी है बेटा, 1 से बड़ी है, तब आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकल के आएगा वो पॉजिटिव निकल के आएगा, और उससे हमें पता लगता है हैजार्ड कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर गामा की वैल्यू 1 हो गई तो, अगर गामा की वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो गई तो 0। कारण है उसका, क्योंकि अगर आप गामा को इसमें 1 रखते हो तो बेटा यू विल गेट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर सी। अगर आप वीबुल में गामा को क्या रखोगे 1, तो आप वापस एक्सपोनेंशियल पे पहुंचोगे, और जब जब एक्सपोनेंशियल पे जाओगे हैजार्ड क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। वो हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं, हैजार्ड क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। तो गामा 1 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या आएगा बेटा, 0, और उससे पता लगता है कि हैजार्ड कांस्टेंट, और बेशक ब्रैकेट में लिख लेना क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या बन गया मेरा, एक्सपोनेंशियल। और अगर गामा की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में कुछ है, तब आपका हैजार्ड नेगेटिव आएगा, और उससे पता लगता है कि हैजार्ड क्या है, डिक्रीजिंग। तो वीबुल में देयर इज नो फिक्स्ड आंसर कि कब इंक्रीजिंग, कि इंक्रीजिंग ही बोल दें या डिक्रीजिंग ही बोल दें, दैट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ गामा, नॉट सी। गामा 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग है, 1 है तो कांस्टेंट है, और 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी की?